गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा बायोलॉजी का यूटी हुआ है, आई वांट टू डिस्कस दी पेपर विद यू ऑल बिकॉज मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ आप लोगों की परफॉर्मेंस से। अब बेटा देखो, जब एमसीक्यू बेस्ड पेपर आने लग गया है, आपका टर्म वन में पूरा एमसीक्यू, रीजनिंग, असर्शन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे, सो यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड। आज आप अपनी परफॉर्मेंस देखो और खुद से एक अपना सेल्फ एनालिसिस करो कि वेयर डू यू स्टैंड। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आई मस्ट से जिनकी परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सो दे रियली नीड टू वर्क हार्ड। मैं आपको पूरा पेपर एक बार सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप अपने आंसर्स भी मैच कर लो। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि मैम मैंने तो करेक्ट ऑप्शन मार्क किया था, नंबर नहीं आए हैं। आपको लगता है करेक्ट है, बट हो सकता है उसमें कोई एरर हो। तो अब आप ध्यान से समझो, वन बाय वन आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो हमारा केस पे स्टडी था क्वेश्चन, सिकल सेल अनीमिया से रिलेटेड, उसमें पूछा है कि सिकल सेल अनीमिया इज डैश टाइप ऑफ ट्रेट। तो उसमें जो हमारा आंसर है दैट इज ऑटोजोमल रिसेसिव। वी नो कि इसकी जीन ऑटोजोम पर होती है, रिसेसिव कंडीशन है। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, मेरे पास दो बच्चों के मैसेज आए कि मैम सेकंड थर्ड क्वेश्चन सेम है। इसका मतलब आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को नहीं समझ पे आए हो। मैं सेकंड थर्ड क्वेश्चन दोनों आपको सेम सॉल्व करके दिखाती हूँ। एक्चुअली वहाँ पे उन्होंने इस पैराग्राफ में एक टर्म यूज़ की है, सिकल सेल ट्रेट। ट्रेट कुछ नहीं है, जो हम कैरियर कहते हैं वही होता है, जिसका मतलब जिसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है। उसमें ये मेंशन्ड है कि दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं। अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं, इसका मतलब HbS HbA उनका जो है वो कंडीशन है। तो उसमें फर्स्ट सेकंड पार्ट में ये पूछा है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो ऑफस्प्रिंग हैं दे विल सफ़र फ्रॉम दिस सिकल सेल अनीमिया। कितने बच्चे ऐसे होंगे, कितने परसेंटेज हैं हु विल बी सफरिंग फ्रॉम दिस सिकल सेल अनीमिया। तो जो हमारा सिकल सेल अनीमिया से सफ़र कर रहे हैं, देखो बॉक्स आपके सामने है, वो 25% चांसेस हैं। तो जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है 25%, और इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन ए। सेकेंड वाले पार्ट में ऑप्शन ए बनता है। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी सेम ही है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सिकल सेल ट्रेट शो कर रहे हैं, मतलब कि कैरियर पेरेंट्स को हमने क्रॉस किया। एंड हाउ मेनी ऑफ देम विल बी हैविंग द रिस्क और ट्रेट कंडीशन फॉर सिकल सेल एनीमिया। ट्रेट मैंने वही बोला, जो हम कैरियर है हेट्रोजाइगस कहते हैं, उसको इन्होंने ट्रेट टर्म यूज़ की है। तो वो हमारा 50% होने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड सेम नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में पूछा है कितने परसेंटेज ऑफस्प्रिंग को चांसेस हैं दैट दे विल सफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। तो सफर तो तभी करेंगे जब दोनों HbS होंगे, तो वो चांस हमारा 25% है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। थर्ड पार्ट में पूछा है कितने परसेंट ऐसे हैं विच आर हैविंग द टेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग दिस सिकल सेल ट्रेट, तो वो हमारा 50% है। इस केस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है या फोर्थ पार्ट है, उसमें उन्होंने एक स्पेशल कंडीशन मेंशन की है। उन्होंने बोला है कि एक पेरेंट तो सिकल सेल अनीमिया से सफ़र कर रहा है, दूसरा सिकल सेल ट्रेट शो कर रहा है। सिकल सेल ट्रेट होने का मतलब कैरियर कंडीशन है, हेट्रोजाइगस शो कर रहा है। अब इसमें आपको परसेंटेज निकालनी है, नॉर्मल इज टू सफरर कितने ऑफस्प्रिंग होंगे, कितने परसेंटेज होंगे। तो आप ये बॉक्स बनाओ, इसको सॉल्व करो। तो ये आपका हो जाएगा HbS HbS, दिस विल बी HbS HbS, ये आपका हो जाएगा HbA HbA, दिस विल बी HbA HbA। तो 50% जो होंगे वो तो आपके सफरर है, मतलब दे आर सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया। जो रिमेनिंग 50% है वो सिकल सेल ट्रेट शो कर रहे हैं, या वी कैन से कैरियर शो कर रहे हैं। तो दोनों का जो हमारा ऑप्शन है सफरर और कैरियर का, वो 50% इज टू 50% आ रहा है। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो भी बनता है वो आप सिलेक्ट कर लेना। ऑप्शन नंबर अभी मेरे को नहीं याद आ रहा है, सो आप अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट कर लेना। देन जो हमारा सेकंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि कितने हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे आफ्टर सेकेंड जनरेशन। तो नंबर 2 ही रहेगा। तो जिस भी ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से ऑप्शन बी में है, वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर इसके बी पार्ट में पूछा है कि सेकेंड जनरेशन में कौन से वाले DNA का अमाउंट बढ़ रहा है। ऑब्वियसली N14 का बढ़ रहा है, क्योंकि जब हमने 0 मिनट रीडिंग लेना स्टार्ट किया था तो हमारे DNA के दोनों स्ट्रैंड्स हैवी थे। N15 था, N14 कहीं था ही नहीं। सेकेंड जनरेशन में आके दो प्योर N14 के DNA स्ट्रैंड्स बढ़े हैं, तो इसका नंबर या परसेंटेज बढ़ा है। तो सिलेक्ट दी ऑप्शन। देन इसके सी पार्ट में पूछा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे किसका DNA मॉडल सिलेक्ट हुआ है। तो इसमें वॉटसन, क्रिक एंड फ्रैंकलिन तीनों का नाम आएगा, वो आप देख लेना किस ऑप्शन में है। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी है, मेरे पास स्क्रीनशॉट खुला हुआ है, तो आप ऑप्शन सी मार्क कर देना। अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। देन इसका जो डी पार्ट है उसमें ये पूछा गया है कि DNA की डेंसिटी फर्स्ट जनरेशन में कितनी हो जाती है।
फर्स्ट जनरेशन में डीएनए की डेंसिटी आपकी हाफ हो जाएगी, क्योंकि 0 मिनट में हमारा दोनों स्ट्रैंड्स हैवी वाले थे। फर्स्ट जनरेशन की हम बात करें तो दोनों स्ट्रैंड्स हाइब्रिड वाले हो जाएंगे, तो डीएनए डेंसिटी हमारी हाफ हो जाएगी। तो ये आपका किस ऑप्शन में मेंशन्ड है? ए ऑप्शन में मेंशन्ड है, वो आप देख लेना। उसके बाद ई पार्ट है। एक्चुअली इसमें 5 पार्ट्स हैं, एग्जाम में भी 5 आएंगे और सपोज टू डू एनी 4। तो पहले 4 तो क्वेश्चन होते हैं, फिफ्थ हमेशा रीजनिंग असर्शन होता है। तो इसमें असर्शन में हमें गिवन है कि जो N15 है उसकी डेंसिटी N14 से ज़्यादा है। ऑब्वियसली N15 की डेंसिटी N14 से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद रीज़न ये गिवन है, N15 डीएनए बैंड्स वर विजिबल आफ्टर एट द बॉटम आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑब्वियसली जो हैवी होगा वो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में सबसे नीचे आएगा। और लेकिन अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि आइसोटोप की बात की है कि नहीं, तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल हम कंपेयर करें तो इट्स करेक्ट, हैवी है तो नीचे सेटल होगा, तो जो हमारा रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इसमें ए पार्ट बन जाएगा। हालांकि ये करना नहीं था, फर्स्ट 4 ही करने, लेकिन अगर किसी ने ई पार्ट भी अटेम्प्ट किया है, सो आई विल गिव यू मार्क्स, नो नीड टू वरी। उसके बाद कमिंग टू द रीजनिंग असर्शन सेक्शन, ये हमारा 4 मार्क्स का था। इसमें एक क्वेश्चन गिवन है हिस्टोन वाला, कि जो हिस्टोन्स होते हैं, असर्शन में मेंशन्ड है कि हिस्टोन्स आपके बेसिक प्रोटीन्स हैं। बेसिक प्रोटीन्स का मतलब होता है दैट दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। रीजन में मेंशन है दैट इट इज मेड अप ऑफ लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। तो हमें पता है ये तीनों अमाइनो एसिड बेसिक होते हैं। तो ऑब्वियसली जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें आंसर ए आ जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद रीजनिंग असर्शन में जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा वाला एक्चुअली सीक्वेंस सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि मैंने इसमें क्विज फॉर्म में सेट किया है, तो किसी को नंबर 1 पे कोई नज़र आएगा, किसी स्टूडेंट को कोई नज़र आएगा, तो वो होता है। सो रीज़न में इसमें मेंशन्ड है कि जो सेंट्रल डॉगमा है, असर्शन में मेंशन्ड है दैट इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए देन प्रोटीन। रीज़न में मेंशन है कि रेट्रोवायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आपके सेंट्रल डॉगमा को तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा, वो तो एक अलग ही स्टेटमेंट दे रहा है रिगार्डिंग रेट्रोवायरसेस। सो हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो हमारा रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो द आंसर हैज़ टू बी बी। उसके बाद इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है रीजनिंग असर्शन का, दैट इज रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम, कि डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोजोम। वो अभी आपको पता ही है, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होता है। रीज़न में दिया है कि नॉन डिस्जंक्शन होता है, या जो आपका सेपरेशन नहीं हो पाता क्रोमोसोम का, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द एक्स्ट्रा कॉपी। तो ऑब्वियसली वो रीज़न आपका जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट रीज़न। उसमें जो रीज़न गिवन है वो सही है, और रीज़न आपका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आपने रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। फिर एक आता है हमारा क्वेश्चन फिनाइल कीटोन यूरिया से रिलेटेड, जिसमें पूरा स्टेटमेंट मेंशन है कि एंजाइम नहीं बन रहा, फिनाइल कीटोन यूरिया में जो फिनाइल एलेनाइन है वो टायरोसिन में नहीं चेंज हो रहा। रीज़न में ये बताया कि जो फिनाइल एलेनाइन है वो आपका यूरिन में डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये उन्होंने रीज़न में बताया। लेकिन ये जो रीज़न है ये ठीक है, दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो इसमें जो हमारा आंसर होना चाहिए वो बी है। लेकिन मेरे से इसमें एक मिस्टेक हो गई है, मैंने जब गूगल फॉर्म बनाया तो मैंने इसमें सी ऑप्शन करेक्ट कर दिया है, तो वो मैं अभी घर जाके इसको रेक्टिफाई कर दूंगी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। सो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन मार्क किया है उनका +1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। व्हेन आई विल मैनुअली सबमिट एंड एवरीथिंग, तो आपको शो जो है वो आपका जो स्कोर है वो विजिबल होगा, ठीक है। उसके बाद नाउ कमिंग बैक टू द MCQ क्वेश्चन। MCQ क्वेश्चन में एक हमारा है सबसे पहला, मैच द कॉलम में, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे पास सीक्वेंस आ रही है विच आई कैन सी इन द फोन। एक मैच कॉलम ये था कि 5 प्राइम AUG 3 प्राइम, उसका मैच हमने करना है। तो इसका मैच होता है डी वाले के साथ, दिस इज एन इनिशिएशन कोडॉन, ठीक है। फिर इसमें सेकंड में मेंशन है जीन विद इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन। तो अगर इंट्रॉन्स एक्सॉन की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी जाएगा HNRNA, जो कि हेट्रोजीनस है, अभी इमेच्योर है। फिर इसमें थर्ड पार्ट है जीन वाला। तो जीन जो होता है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, सो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। फिर इसका जो फोर्थ है उसमें मेंशन्ड है न्यूक्लियोसोम के बारे में। देखो न्यूक्लियोसोम आपका क्रोमैटिन थ्रेड के ऊपर होता है, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना, न्यूक्लियोसोम इज प्रेजेंट ऑन क्रोमैटिन थ्रेड। तो ये आपके मैचिंग बनेंगे, 1 का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी। उसके बाद आप इसमें सारे ऑप्शंस मैच करके देखो, तो ये आपका आंसर बनता है सी। इस वाले क्वेश्चन का आंसर है सी। ओके, देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन जो कि ग्रिफिथ उससे रिलेटेड है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाले से रिलेटेड है, कि हम एस ट्रेन इंजेक्ट करेंगे तो ए में क्या होगा। तो ए केस में माइस जो है इट विल लिव।
फिर आर स्ट्रेन करेंगे, सॉरी फर्स्ट केस में एस जब कर रहे हैं सो माइस विल डाई, आर कर रहे हैं वो बी वाले में मेंशन्ड है माइस विल लिव, फिर हीट किल्ड एस और वो सब है तो माइस विल लिव, लास्ट वाले में जब हम वो सब मिक्स कर रहे हैं माइस विल डाई। उसके बाद नीचे जब आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपका आंसर आता है सी। सो ग्रिफिथ वाले क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज आंसर नंबर सी। उसके बाद देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक क्वेश्चन आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ऊपर आ रहा है, उसमें क्लासिकल एग्जाम्पल पूछा है तो ये मेरे को लगता नहीं है किसी बच्चे ने गलत किया होगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो क्लासिकल एग्जाम्पल है दैट इज स्किन कलर इन ह्यूमंस। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि सिकल सेल अनीमिया में हाउ मेनी सब्स्टिट्यूशंस आर टेकिंग प्लेस। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट कितने बेस पेयर का हो रहा है। तो अगर आपको याद हो सिकल सेल अनीमिया में जी जो है वो जी में चेंज हो जाता है, एडेनाइन यूरासिल में चेंज हो जाता है, तो ए की सब्स्टिट्यूशन है। सो आपने 1 सिलेक्ट करना है, ऑप्शन आप देख लेना। अब इन सब टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं होंगे तो जहाँ पे भी 1 होंगे वो आपने सिलेक्ट करना है, इसमें स्किन कलर सिलेक्ट करना है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक मैच द कॉलम है, इसमें देख लेते हैं हमारे आंसर्स क्या बनते हैं। फर्स्ट इसमें मेंशन्ड है मेंडल, तो हमें पता ही है मेंडल का जो होगा उसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसमें है सटन एंड बोवरी, सटन एंड बोवरी हमें पता है क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया है तो ए आ जाएगा, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद इसमें थर्ड ऑप्शन है हैंकिंग, साइंटिस्ट का नेम है, ये आपने सेक्स डिटर्मिनेशन में स्टडी किया है। सो ही हैड डिस्कवर्ड दिस एक्स बॉडी, तो डी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो। देन इसमें फोर्थ ऑप्शन में है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया आपको पता है मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सिंगल जीन से होता है। सो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर, ओके राइट। अब इसके बाद जब इसमें आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए, ठीक है। ऑप्शन ए में ही सारे करेक्ट मैचिंग दिखा रहा है, तो इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग एचएनआरएनए कि एचएनआरएनए एमआरएनए में कैसे चेंज होता है। तो उसमें कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग तीनों चीज़ें होती हैं, तो जिस ऑप्शन में लिखा है ना ऑल थ्री वो आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि कैपिंग भी होगी स्प्लाइसिंग भी होगी टेलिंग भी होगी, तब बनता है आपका एचएनआरएनए एमआरएनए में। उसके बाद जेनेटिक कोड वाला क्वेश्चन है, उसमें ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि वो डीजनरेट है, बी में लिखा हुआ है, ए में ट्रिपलेट लिखा हुआ है, बी में डीजनरेट लिखा हुआ है, सी में नॉन एम्बिगुअस लिखा हुआ है, डी में यूनिवर्सल लिखा हुआ है। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जेनेटिक कोड की, तो जो हमारा ऑप्शन बी है उसमें लिखा हुआ है ऑल आर करेक्ट, तो वो ही हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ एक बार। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट जो हमसे पार्ट पूछा है दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशन। अब ये कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये सिलेबस में नहीं था, एक्चुअली टर्म कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और जब भी कोई भी टर्म होती है तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है। आपने अगर बाकी सारे मैच कर लिए तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस अटक जाते हैं आपको, तो थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व करना है। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब चेंज इन क्रोमोसोम, तो ये कई तरीके से हो सकता है कि क्रोमोसोम में कोई बेस पेयर सब्सटीट्यूट हो गया, जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा, ऐड हो गया, डिलीट हो गया, या क्रोमोसोम का पार्ट ऑपोजिट होके ज्वाइन हो गया विच इज़ कॉल्ड इन्वर्शन, तो इसका सेकेंड पार्ट आएगा। फिर इसमें जो सेकेंड है वो है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में हमारा ऑप्शन आएगा सी, बिकॉज वी नो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, इसमें सेक्स क्रोमोसोम की भी बात की गई है, बट जो हमारा डाउन सिंड्रोम है वो तो नॉर्मल 21st क्रोमोसोम से होता है, तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे। फिर इसमें थर्ड है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आप ए ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, उसमें बोला है एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम, एंड वी नो कि जो क्लाइनफेल्टर होता है वो एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम से होता है, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है। फिर फोर्थ इसमें है टर्नर, टर्नर में आप डी सिलेक्ट करोगे, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम दे आर टॉकिंग अबाउट, तो ये फर्स्ट का बी हो जाएगा, सेकंड का सी है, थर्ड का ए है, फोर्थ का डी है। अब आप सारे इसमें मैच मिला के देखो, नीचे उसमें कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशन बना के दिखाए हुए हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राइट। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें जो आपकी बुक में लिंकेज वाला क्रॉस बना हुआ है वही है, और पूछा है कि कौन से क्रॉस में ज़्यादा लिंकेज होती है स्ट्रॉन्ग। क्रॉस ए में ज़्यादा लिंकेज स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हमें पता है वहाँ पे कम परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, ओनली 1.3%। देन सेकंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बना हुआ है, ए बी सी तीन पार्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, तो ए वाला जो है वो तो डीएनए रैप करके दिखा रहा है, बी वाला जो है वो हमारा H1 लिंकर है,
ठीक है। सी वाला जो है वो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन भी हैं ABCD, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, वो सारे जब आप सिलेक्ट करोगे तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी मार्क करोगे आप, राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन आपका आ रहा है रिगार्डिंग, दिस इज रिगार्डिंग हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। हेटेरोक्रोमैटिन वाला क्वेश्चन आप देखना, उसमें 4 स्टेटमेंट गिवन है। ए स्टेटमेंट में मेंशन है कि ये आपका डेंसली पैक्ड है। डेंसली पैक्ड है, बिल्कुल ठीक बात है, हेटेरोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होता है, राइट। इसमें पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन निकालना है। स्टेन डार्क लेता है, ऑब्वियसली स्टेन डार्क लेता है, ये भी ठीक है। फिर पूछा है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मतलब mRNA बनाता है, तो ये सी वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। उसके साथ डी भी लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, तो ये वाली बात ठीक हो गई, मतलब ये बहुत इनएक्टिव है, बहुत धीरे काम करता है, तो हमारी ए बी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है उसमें ये सारा करेक्ट कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी ध्यान से देखना, उसमें लिखा हुआ है A B D करेक्ट, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन आपने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ये मैंने शायद आपको क्लास में कभी बताया होगा कि जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं मैरिज बिटवीन देम शुड नॉट बी परफॉर्म। जैसे अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो हमारे गोत्र बने हुए हैं, सेम गोत्र में कभी भी मैरिज जो होती है इट्स नॉट प्रेफरेबल। वाई? बिकॉज अगर आप जो सेम गोत्र के मेंबर होते हैं उनका जेनेटिक वाइज सेम होता है, मीन्स दे आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ जीन्स कॉम्बिनेशन। तो अगर सेम गोत्र में या क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज हो रही है तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें हार्मफुल जीन्स के पाइल अप होने के, कलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदरवाइज ऑल्सो जितनी भी हमारी जीन्स होती हैं जिसको कि हम बोलते हैं हार्मफुल जीन्स या लीथल जीन्स, ये टर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, बट लीथल वर्ड का तो मतलब आपको पता ही है, विच कैन कॉज डेथ, विच कैन बी फेटल। तो जितनी भी हार्मफुल जीन्स होती हैं दे टेंड टू बी रिसेसिव, और जितना ज़्यादा आप क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज होगी उतना ज़्यादा हार्मफुल जीन्स के पाइल अप होने के, कलेक्ट होने के नेक्स्ट जनरेशन में चांसेस बढ़ जाते हैं। So this has to be the correct option, that harmful recessive genes or alleles will come together। ये बहुत ध्यान से आपको करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा आता है थैलेसीमिया से रिलेटेड। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड इट इज रिलेटेड टू थैलेसीमिया। इसमें बोला है कि दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में कितने % चांसेस हैं दैट द चाइल्ड विल बी सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया। जैसे रैंडम एक सिंबल बना लेते हैं, जैसे हीमोफीलिया में होता है, थैलेसीमिया भी आपकी नॉर्मल जीन के ऊपर है। दोनों पेरेंट्स हमारे कैरियर हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, एक नॉर्मल जीन है एक म्यूटेटेड है। आप इसको सॉल्व करो जैसे आप नॉर्मल क्रॉस सॉल्व करते हो। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे TS आ जाएगा, मतलब इनको थैलेसीमिया है। यहाँ पे TSTA आ जाएगा, मतलब ये कैरियर है, इनको खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट दे विल बी सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन और द हार्मफुल जीन्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। ये भी कैरियर है, ये नॉर्मल है। तो अगर आप इस क्रॉस को सॉल्व करके देख रहे हो तो ये आपका सफरर है, मतलब इसको थैलेसीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो आपके हैं ये कैरियर है, मीन्स दे आर नॉट शोइंग एनी सिम्टम बट दे कैन पास अ जीन इन द नेक्स्ट जनरेशन, दे आर नॉर्मल। तो क्वेश्चन में पूछा है कितने % प्रोजेनी को थैलेसीमिया होगा, तो आंसर हैज़ टू बी 25%। सिर्फ इस वाले को ही तो होगा, बाकी तो आपके कैरियर्स हैं। तो जिस भी ऑप्शन में 25% मेंशन है वो आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। इसमें पहली स्टेटमेंट है बोथ DNA RNA आर एबल टू म्यूटेट। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, DNA भी म्यूटेट करता है, RNA भी करता है। इसमें कहीं ये थोड़ी ना बोला है कि कौन सा स्लो करता है कौन सा फास्ट करता है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन बी में बोला है RNA इज अनस्टेबल, डज इट म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट। बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि DNA लेस स्टेबल है तो वो ज़्यादा फास्ट रेट पे म्यूटेट करता है, एज वी आर सीइंग इन द केस ऑफ कोरोना वायरस, एवरीवन हैज सीन दैट। देन इसमें सी है RNA इज कैटालाइटिक हेंस रिएक्टिव। RNA कैटालाइटिक हो सकता है, मतलब कि वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने की टेंडेंसी रखता है। ये मैंने आपको रीज़न बताया था, उसकी जो शुगर है उस पर एक OH ग्रुप अनयूटिलाइज है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो बॉन्ड्स को अटैक कर सकता है, बॉन्ड्स को ब्रेक भी कर सकता है। सो दिस इज अ 100% करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसको भी हम टिक कर देते हैं। फिर डीप क्वेश्चन में बोला है कि जो थाइमीन है वो यूरासिल के प्लेस पर आता है तो वो ज़्यादा स्टेबल करता है DNA को, ये भी करेक्ट है। तो सारी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अब आप ऑप्शन निकालो, हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन हमारा बनेगा A, क्योंकि उसमें मेंशन है ऑल आर करेक्ट, सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो ऑप्शन A बन गया। सो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वाले क्वेश्चन में ABCDE ऐसे सारे पार्ट्स पूछे हैं। तो A आपका है प्रमोटर,
जहाँ से स्टार्ट होगा वो तो प्रमोटर ही है। बी आपका है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट, वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। टी हमारा है टर्मिनेटर, वहाँ पे आके हमारा स्टॉप हो जाएगा। देन डी और ई में कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो जो हमारा ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी आप देखो, वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर आरएनए फॉर्म होता है। जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो कोडिंग है। तो अब आप ये ABCD देख लेना किस में मैच करता है। सो नीचे ही उसमें स्क्रीनशॉट में मेंशन है आंसर सी। सी आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट गिवन है। ओरी जो है वो रेप्लिकेशन की साइट होती है जहाँ से DNA रेप्लिकेशन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। DNTP जो डीऑक्सी ट्राई नाइट्रोफॉस्फेट्स होते हैं, ट्राईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसमें मेंशन है कि वो सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रहे हैं, एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, वो सबस्ट्रेट भी करते हैं एक्ट और एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर सी स्टेटमेंट में मेंशन है बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स आर मेड इन द 3' to 5' डायरेक्शन। अरे दोनों स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी सेम थोड़ी ना होती है, तो ये आपका गलत हो गया, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। फिर रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर DNA रेप्लिकेट्स नहीं होगा तो जो भी लाइफ है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगी, तो ये हमारा सही है। सो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, इसमें फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी, तो ये वाला आपका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें डाउन सिंड्रोम की पिक्चर बनी हुई है, वही सेम पिक्चर जो आपकी NCERT बुक में है। पूछा है कौन सा सिंड्रोम है, तो आई थिंक वो सबने कर लिया होगा, दैट इज डाउन सिंड्रोम। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है ट्रांसक्रिप्शन वाले डायग्राम के ऊपर बना हुआ है, जो आपकी बुक में ट्रांसक्रिप्शन वाला डायग्राम है वो बना हुआ है, और आइडेंटिफाई करना है उसमें ए जो है वो RNA पॉलीमरेज है। जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, RNA बन रहा है, तो एंजाइम DNA पॉलीमरेज नहीं होगा। मैं भी आंसर्स में चेक कर रही थी, बहुत सारे बच्चों ने DNA पॉलीमरेज सिलेक्ट कर लिया। DNA पॉलीमरेज कब काम करेगा, जब आपका लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, जब DNA रेप्लिकेट होता है, तो ए हैज़ टू बी RNA पॉलीमरेज। बी आपका सिग्मा फैक्टर है जो उसको इनिशिएशन में हेल्प करता है। देन सी आपका रो फैक्टर है जो उसको टर्मिनेशन में हेल्प करता है। डी जो है वो न्यूली फॉर्म्ड RBC है। अब ये चारों आपके कहाँ पे सही मेंशन्ड है वो आप देखना, आपका ऑप्शन नंबर है ए। सो दिस इज ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप में ओ क्या सिग्निफाई करता है। ओ तो नो एंटीजन, कोई एंटीजन बनाता ही नहीं है, एक्चुअली इसको ओ ना कह के जीरो हम कहेंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, वो आप देख लेना। देन क्वेश्चन नंबर 18 है मेसल्सन स्टॉल से रिलेटेड, कि 80 मिनट्स के बाद लाइट हैवी, देन लाइट और हाइब्रिड का आपको फ्रैक्शन बताना है। तो 80 मिनट्स के बाद एक तो पहले 16 सेल्स बन जाते हैं, 16 में से आपका हैवी तो किसी में नहीं होगा, तो 0/16। लाइट आपका 2 में ही रहता है, सॉरी लाइट आपका 14 में होगा, ये आ जाएगा 14/16। हाइब्रिड आपका 2 ही रहता है, ये मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लास में प्रैक्टिस कराया था, स्पेशली मैंने इसलिए MCQ दिया है। तो हाइब्रिड का नंबर चेंज नहीं होता, पहले भी 2 था अब भी 2 है, तो ये 2/16 ही रहेगा। ओके तो ये आपका ऑप्शन जिसमें भी आ रहा है, हैवी 0/16, लाइट 14/16, हाइब्रिड 2/16, वो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि वो पूछ रहा है हर्षे-चेज एक्सपेरिमेंट क्या कंफर्म करता है। तो जिसमें ऑप्शन लिखा है DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, वो आप सेलेक्ट कर लोगे। मुझे नहीं लगता इसमें किसी का गलत हुआ होगा, बहुत ही इजी MCQ है, दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, उसमें ये पूछा है कि एक अनीश है, ही इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। अगर इस पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है तो इसका XY हो जाएगा। उसकी जो वाइफ है शीला, शी इज़ नॉर्मल, तो इसका मतलब XX हो जाएगा। फिर पूछा है कि हाउ मेनी सन्स विल बी सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, तो आप इसको सॉल्व करो, क्रॉस को XX यहाँ पे XC हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे XCX XY XCX XY। तो सन तो नॉर्मल है, किसी भी सन को कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस नहीं है। सो आंसर हमारा हो जाएगा 0%। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो फादर है वो अपना X क्रोमोसोम डॉटर को देता है, सॉल्व ना भी करो तब भी आप इसको 1 सेकेंड में आपको आंसर पता चल जाएगा। भाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फादर को कलर ब्लाइंडनेस है, मदर नॉर्मल है, और नेक्स्ट जनरेशन में कितने सन्स को होगा। तो ये तो आपको पता ही है बेटा कि जो फादर है वो कभी भी अपना X क्रोमोसोम सन्स को नहीं देता, दे आर गिविंग द Y क्रोमोसोम टू द सन, तो ऑब्वियसली वो 0% ही होगा। लेकिन फिर भी सॉल्व करके देखना चाहते हो तो यू कैन डू इट एंड दस यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओके
इसमें हमारा मेंशन्ड है कि क्वेश्चन है कि दोनों एलील्स जो है वो इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं हेट्रोजाइगस में, तो कौन सी कंडीशन है? इक्वली एक्सप्रेस करते हैं तो कोडोमिनेंस होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, सो आई होप सबने किया होगा। फिर एक क्वेश्चन है कि डीएनए की लेंथ 1.36 है, मिलीमीटर है, उसमें कितने बेस पेयर हैं? तो बेस पेयर निकालने के लिए मैंने बताया था ना, टोटल लेंथ को 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग से उसको मीटर में चेंज करके कर दो, ये मैंने क्वेश्चन क्लास में भी सॉल्व कराया है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर हमारे हो जाएंगे 4.6 4 इंटू 10⁻⁶, तो ये वाला ऑप्शन है। इसको मैंने वर्ड्स में लिखा होगा, एक्चुअली 10⁻⁶ ना गूगल फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा था, तो मैंने ऐसे लिखा होगा 10⁻⁶, वर्ड्स में लिखा होगा, आप उसको देख लेना। और उसके बाद पूछा है कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम होंगे। आपको मैंने बताया था एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, तो इसको 200 से जब डिवाइड करोगे सो आपका आंसर आएगा 2⁻⁴ न्यूक्लियोसोम्स। तो ये आपने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सबने ठीक ही किया होगा। तो बेस पेयर्स हैं हमारे 4 इंटू 10⁻⁶, न्यूक्लियोसोम है 2 इंटू 10⁻⁴। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है डीएनए का, वो रेप्लिकेशन फोक का सही डायग्राम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिखा रखा है, ऐसे बन रहा है, इसमें ऐसे ऐसे शॉर्ट में बन रहा है, ये आपका एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी, ठीक है, वो आप एक बार देख लेना, बुक से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 24, मैच द कॉलम है। फर्स्ट इसमें गिवन है रिमूवल ऑफ एंथर, तो जब हम एंथर रिमूव करते हैं, आपने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। देन वी हैव सेकंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का आंसर जो है वो मेंडल है, मेंडल ने दिए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। देन वी हैव थर्ड इज मल्टीपल एलीलिज्म, मल्टीपल एलीलिज्म ब्लड ग्रुप में आएगा। एक आपका ओ ब्लड ग्रुप का ऑप्शन भी है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो जो ए ऑप्शन है जिसमें मेंशन है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, वो पूरा सिलेक्ट करो, क्योंकि सारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है वो। उसके बाद डी इसमें पूछा है, या फोर्थ पार्ट में पूछा है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो इसमें हमारा ऑप्शन आता है सी, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। आप ऑप्शंस मिला के देखोगे तो हमारा आंसर ए बनता है, इस क्वेश्चन में आंसर ए है। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिनाइल कीटोन यूरिया से रिलेटेड है कि फिनाइल कीटोन यूरिया के पेशेंट्स को कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था जो फिनाइल कीटोन यूरिया के पेशेंट्स होते हैं उसमें एंजाइम नहीं बनता, तो जो फिनाइल एलेनाइन है वो टायरोसिन में चेंज ही नहीं हो पाता, तो उनकी बॉडी में फिनाइल एलेनाइन की एक्सेस हो जाती है और टायरोसिन की शॉर्टेज हो जाती है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उनको किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए, तो वो वाला ऑप्शन देखो जिसमें ये मेंशन्ड है कि उनको फिनाइल एलेनाइन कम लेना चाहिए, लो फिनाइल एलेनाइन, एंड नॉर्मल अमाउंट ऑफ टायरोसिन। देखो उनकी बॉडी टायरोसिन तो नहीं बना रही, तो उनको फूड के थ्रू लेना पड़ेगा। फिनाइल एलेनाइन उनको नहीं चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी एक्सेस हो रहा है। तो जिस ऑप्शन में मेंशन्ड है लो फिनाइल एलेनाइन नॉर्मल टायरोसिन, वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो, दैट विल बी द आंसर। उसके बाद फिर एक लास्ट जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, दैट इज रिगार्डिंग, उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि 2 एंटी राइनम के प्लांट्स हमने क्रॉस किए, और जब हम देख रहे हैं फर्स्ट जनरेशन का डाटा तो हमें 1 रेड प्लांट मिल रहा है, देन 2 पिंक हैं एंड 1 वाइट है। तो ऑब्वियसली ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन वही बन गया एनसीईआरटी वाला, लेकिन इसको उसके साथ कंफ्यूज मत करना, ये आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ऐसे आएगा। सो 1 रेड, ठीक है, 2 पिंक, 1 वाइट। तो जब आप पेरेंट्स का उसमें पूछा है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप सिलेक्ट करो, तो दोनों पेरेंट्स का ही कैपिटल आर स्मॉल आर है। सो दिस इज़ अबाउट यूटी। सो प्लीज़ एक बार आप सारा दोबारा सॉल्व करके देखिए पेपर, अगर कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन प्लीज़ आप लोगों की परफॉर्मेंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्लास की जो परफॉर्मेंस है इट्स नॉट दैट गुड, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सो यू रियली नीड टू वर्क हार्ड। अगर आप ऐसे अभी भी एरर करते रह जाओगे तो आपका नवंबर में तो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम होना है, एमसीक्यू बेस्ड होना है, सीबीएसई पेपर बनाएगा, उसका पेपर भी आपका स्कूल में नहीं बनेगा, और सीबीएसई ओएमआर शीट सेंड करेगा जिसमें आपको करना है, और उसके प्रॉपर 50% वेटेज है। सो प्लीज़ अभी से सीरियसली आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, लास्ट मोमेंट के ऊपर तक चीज़ों को मत टालिए, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉब्लम। ओके, सो जस्ट गो थ्रू द पेपर अगेन, सॉल्व करके देखो, जहाँ जो गलतियाँ हैं उसको अपनी कॉपी में, आप असाइनमेंट कॉपी में उसको सॉल्व करो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।